आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। हाँ जी, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन एंड देन विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन टुडे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में विल बी डूइंग रिफ्रैक्शन होता क्या है, देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड देन द फिनोमिना व्हिच आर अटैच्ड टू द रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, है ना, all different things related to refraction. And then once this is done, like reflection हमने पहले किया and then we discussed about mirror formula. तो ऐसे ही फिर हम रिफ्रैक्शन देखेंगे ना, रिफ्रैक्शन लेंस में कैसे एप्लीकेबल है, और उसके बाद फिर हम लेंस फॉर्मूला करेंगे, लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड द चैप्टर विल बी डन। जो हमारा सेकंड चैप्टर है आइस का, तो उसमें जो आइस का स्ट्रक्चर है वो हमारा डिलीट हो गया, रेस्ट ऑल इज स्टिल इंक्लूसिव। तो वो जो फिनोमिनाज हैं, नेचुरल फिनोमिनाज है ना, दोज आर मोस्टली रिलेटेड विद रिफ्रैक्शन, है ना, तो उसको भी फिर हम साथ में ही देख लेंगे उसमें। सर एक डाउट पूछना था। बोलो बोलो। सर जो आपने थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था वो एग्जाम में अगर आएगा तो लिखना है? नहीं, अगर एग्जाम में आएगा राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप 2 लॉज लिखेंगे। सर लेंस का साइन कन्वेंशन और मिरर का साइन कन्वेंशन अलग अलग होगा? साइन कन्वेंशन सेम है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ओके सर। तो जो आपने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे सर, उसे भी डिस्कस कर दो। मेरे को ध्यान ही नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी सर, इसमें 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर प्लस में होगा या माइनस में होगा? अब ये आपके ऊपर है, आप मिरर को कैसे प्लेस कर रहे हैं, है ना। अगर आपने मिरर को घुमाकर प्लेस किया तो वो प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये माइनस, है ना। मिरर आई विल प्रेफर टू कीप इट लाइक दिस, क्योंकि हमने जिंदगी भर यही ऐसे ही मिरर पे डायग्राम सीखे हैं, तो बेटर है डोंट चेंज इट। तो यहाँ पर डिस्टेंस फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पोल है वो वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अभिराज वो जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे को एक बार वापस सेंड करना जो होमवर्क के थे, आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन ऑन द ग्रुप, है ना। ओके सर। ग्रुप पे तो क्वेश्चन पोस्टेड है, आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन आल्सो। Okay, an object 4 centimeter in size is placed 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. तो ये फोकल लेंथ है बेटा, ये एफ है हमारी 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ पर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है ना। तो ये तो हमने पीछे जो है इतनी दिमाग खपची की थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, इन्वर्टेड होगी एंड एनलार्ज होगी। अब इसी को जो है आपको न्यूमेरिकली करना है, तो आप यहाँ पर अपना डाटा लिख लें, है ना। हमें एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, देन इज एफ इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, इनिशियल पोजीशन u is given as 25 centimeter, v is what you have to find. तो 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v, तो 1 upon minus सर 15। इसमें f -15 नहीं होगा? हाँ जी, -15, आंसर u भी -25, u भी -25, है ना। साइन कन्वेंशन के बाद हम उसको माइनस में लिख रहे हैं ना, आप यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस 1 upon v, so 1 upon v is minus 1 upon 15 plus 1 upon शार्प इमेज के लिए वो वर्चुअल होता है कि रियल? शार्प इमेज से क्या मतलब है आपका? अच्छा ओके ओके सॉरी, समझ गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, अच्छा यहाँ पर ये जो शार्प इमेज है इसका मतलब है कि अगर आपने बेटा स्क्रीन पर रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं आप, है ना, अगर आप स्क्रीन जो है लेट्स से अगर आपने स्क्रीन यहाँ पर लगाई तो वो इमेज जो है ना वो डिस्टॉर्टेड आएगी ना, वो शार्प नहीं होगी। शार्प इमेज विल बी जहां पर इमेज फॉर्म होनी है, अगर आप वहां पर ही एग्जैक्टली स्क्रीन लगाएंगे देन द इमेज विल बी शार्प इमेज।
Okay, sir. ठीक है, इनका हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 3 एंड दिस इज 5 माइनस 5 प्लस 3. तो दिस इज, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है शायद, है ना? तो v जो है वो -37.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. दैट्स इट. ये इमेज कहाँ बन रही है? -37.5, है ना? 37.5 सेंटीमीटर पे बन रही है. और क्या पूछा है? फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, तो यू विल से h/h डैश. हाँ जी, क्या होता है फॉर्मूला? Minus V by U. That's it. तो -v is minus of -37.5 upon minus of 25. ठीक है, so this is सर इसमें सर वो h डैश अपॉन h होगा minus अगर 1.5. सर वो h डैश हाँ अपॉन जी, हाँ h जी, हाँ होगा. जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, तो इमेज जो है वो आपकी 1.5 टाइम्स होगी, और माइनस है तो नेगेटिव है ना. h डैश इज -1.5 इंटू h, सो दिस इज -6 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये डिनोट कर रहा है इमेज जो है वो आपकी इन्वर्टेड होगी, नीचे की तरफ होगी. 6 सेंटीमीटर का मतलब है वो एनलार्ज्ड होगी. यहाँ पर माइनस का मतलब है इमेज जो है वो लेफ्ट में है, मिरर से पहले है, मीन्स रियल इमेज है. 37.5 मीन्स इट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमें चारों चीजें बतानी पड़ेंगी अलग से. अगर वो पूछ रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर का मतलब है इन्वर्टेड, ठीक है, एंड रियल इमेज. और साइज में आप 6 सेंटीमीटर बता रहे हैं. फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप सिर्फ ये बोलेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 फ्रॉम पोल ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, हाँ जी, डन डन. Yes, sir. रिफ्लेक्शन Sir, you're on mute. अब सॉरी. तो रिफ्लेक्शन हमने किया था कि लाइट जो है अगर किसी सरफेस से बाउंस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. अगर ये सरफेस जो है दिस इज नॉट अ डेंस सरफेस, है ना, अगर मान लो ये एक लिक्विड है, ठीक है, तो लाइट जो है इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर इट इज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, है ना, ये स्ट्रेट लाइट फॉलोज अ रेक्टिलिनियर पाथ. सोक्रेटिव किया आप सभी ने? नहीं सर, अभी नहीं. Sir, अभी This नहीं is किया. the Socrative सर अभी नहीं. आई कैन सी 30 ने मैसेज भी है 32 स्टूडेंट्स सर ने. अभी नहीं. ठीक है, तो प्लीज उसको करें, है ना, बिल्कुल बेसिक्स है उसमें. टुनाइट आई विल मेक सोक्रेटिव ऑन मिरर. ठीक है, मिरर पर एंड रिफ्रैक्शन पर आई विल बी पोस्टिंग द सोक्रेटिव. तो अब तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आने हैं सारे क्वेश्चंस. तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं ढूंढ ढूंढ कर ना, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड स्पेशली. इफ यू कैन स्कोर फुल, if only one student scoring full, I'll keep a prize for that. Okay, so by light जो है it is bound to go straight, है ना, that is rectilinear propagation of light. It's supposed to move in a straight line, but the property which is being observed is light after hitting the surface, ठीक है, this is called normal. तो surface पे hit होने के बाद जो है instead of going straight, light gets bent, है ना. अब ये जो लाइट बेंड हो रही है ये नॉर्मल से बेंड हो रही है. नॉर्मल से वो लेफ्ट भी जा सकती है, नॉर्मल से वो राइट भी थोड़ा जा सकती है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी.
है ना. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. यहाँ पर लाइट जो है वो बेंड हो रही है. ठीक है ना. ये हमारी इंसिडेंट रे है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल. और ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट होने की जगह रिफ्रैक्ट हो गई, है ना, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सर ऐसा हो सकता है कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दूसरी तरफ बने? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है. मैं बता रहा हूँ कब होता है. सर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? वो भी मैं बता रहा हूँ. पहले आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लें. The bending or change in direction of light when it travels from one medium to another medium of different optical density. पहले ये लिख लें, फिर then I'll answer all your questions. ये आप देख रहे हैं कप के पीछे जो बॉटल है वो कैसे दिख रही है हमें. तो वो क्यों दिख रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से. हाँ जी, लिखा आपने? यस. Yes, sir. Please wait. ओके. सर इससे लिक्विड टू लिक्विड रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है. दोनों लिक्विड की अगर डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है तो कैरोसिन और वाटर के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है ना. कैरोसिन ऊपर, वाटर नीचे, लाइट विल बेंड. जहां पर भी एक सरफेस ऐसा होगा कि उसके लेफ्ट और राइट में या ऊपर और नीचे जो है डेंसिटी अलग है, नॉट डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट, देन द लाइट विल बेंड. डन सर. सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? हाँ, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू कम. ऑप्टिकल डेंसिटी. हाँ जी, बोलो. सर जितना कुछ. ठीक है. बेसिकली जो नॉर्मल डेंसिटी होती है, नॉर्मल डेंसिटी में क्या होता है कि कोई चीज अगर उसका मास पर यूनिट हैवी है देन यू से इट इज मोर हैवियर. ठीक है. ऑप्टिकल डेंसिटी में वी से अगर उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो रही है देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिकली मोर डेंस, है ना. समथिंग विच इज डेंसर मे बी ऑप्टिकली लेस डेंस, है ना. डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. लाइट ऑफ स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर. लाइट ऑफ स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. इन एयर इट इज फ्रैक्शनली, वेरी स्मॉल अमाउंट से वो कम हो जाती है. तो वी से दैट लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और एयर इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. बट सेम थिंग व्हेन द लाइट गोज इनटू वाटर, its speed reduces. When it goes in glass, its speed reduces further. When it goes into diamond, its speed reduces further. You know? So we'll say optical density of glass is more than water. Optical density of water is more than air. तो 99% केस में जो चीज डेंस होती है वो ऑप्टिकली भी डेंसर होती है. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना. एक्सेप्शन इज केरोसिन. केरोसिन इज lighter than water but optically denser than water. ठीक है. ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आया. मीडियम जिसमें अगर लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा कम हो जाएगी तो वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर होगा. तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. सर और बेंडिंग भी स्पीड चेंज होने की वजह से आती है?
हाँ जी, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम देख लेंगे एक बार। ठीक है जी। सर एक और तो बार ये जो ऑप्टिकल बेंडिंग है, एक मिनट है ना, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, कम बेंडिंग या ज्यादा बेंडिंग, दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ये लाइट बेटा, ठीक है, ये लेट्स से दिस इज एयर इज देयर, है ना, अगर ये एयर से ऐसे जा रही है, within air it was supposed to go like this, but if this second medium is water, अगर ये मीडियम वाटर है तो ये लाइट जो है दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये हमारा नॉर्मल है। तो आप यहाँ पर लिख लें, जहाँ पर डेफिनेशन लिखा है वहां पर लिख लें, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल when ये डायग्राम बना के it's नहीं, अभी नहीं, when it's entering in ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल सर पर अगर एंगल ही 90 डिग्री पे आ रही है तो वो डिवेट होएगी नहीं बिल्कुल। हाँ जी, इम्प्रेसिव, टू गुड। रिफ्लेक्शन की तरह, जैसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होता है ना, नॉर्मल पे आई है तो नॉर्मल पे ही वापस जाएगी। तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन का है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 होगा। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन एंटरिंग इन ऑप्टिकली लाइटर मीडियम। ठीक है भाई, डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइटर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर बट ऐसा क्यों होता है सर? वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है आप सब ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है, वैक्यूम, वैक्यूम बेटा जो है वो सबसे ऑप्टिकली सबसे लीस्ट डेंस मीडियम है ना, तो वैक्यूम को अगर हम ले रहे हैं तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिख रहा है, मेन ग्रीन लाइन से वो अवे हो गई है। वाटर जो है वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है तो लाइट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्लास, ग्लास ऑप्टिकली और डेंस है तो लाइट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, और अगर हम बात करें लेट्स से डायमंड, डायमंड जो है वो ऑप्टिकली वन ऑफ द डेंसेस्ट मीडियम है तो लाइट विल बेंड लाइक दिस। तो जितना डेंस उतना नॉर्मल की तरफ। हाँ, उतना नॉर्मल की तरफ है ना। तो आप यहाँ पर लिख लें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और not angle of refraction, bending of light in case of refraction, the magnitude of bending of light depends upon नंबर 1। हाँ जी, नंबर 1 क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ व्हाट? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम। ये आंसर गलत है, आंसर विल बी डिफरेंस इन बिटवीन द ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टू मीडियम्स, है ना। डायमंड टू डायमंड जा रहा है, 0 रिफ्रैक्शन, भाई रिफ्रैक्शन करेगा ही क्यों वो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विद इंक्रीज इट विल इंक्रीज, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे हम। बेंडिंग इंक्रीज with increase in difference। सर हाँ जी। क्या सर कोई ऐसा मीडियम है जिसके अंदर रेस किसी भी एंगल से आ रही हो, वो पूरे एक 90 डिग्री एंगल पे डिविएट हो जाए? नहीं है बेटा ऐसा कोई, है ना। ओके सर। सर्कल से दूसरी तरफ भी नहीं जा सकते ना। इसका मतलब है उस मीडियम में जो है लाइट की स्पीड एक्चुअली जीरो हो गई है, और लाइट की स्पीड जीरो हो गई है मीन्स लाइट जो है वो उस मीडियम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गई है ना, वो आगे मूव ही नहीं कर रही है, तो क्वेश्चन डज नॉट मेक सेंस। ओके सर। एंड डिफरेंस सेकंड पार्ट, ऑप्टिकल सेकंड डेंसिटी किससे? हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? सर फिर ऑप्टिकल डेंसिटी वापस समझा दीजिए। हाँ मैं समझाऊंगा उसको, पहले यहाँ पर दूसरा सर जो दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट नॉर्मल के लेफ्ट साइड पे जा सकती है? नहीं, वो मैक्सिमम बेंड होकर नॉर्मल तक आ सकती है बस। ओके सर। सेकंड विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ एंगल इंसिडेंस। ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मोर आई विल मीन मोर बेंडिंग। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो बेंडिंग जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो बेंडिंग मैक्सिमम है। सर 90 है तो जीरो नहीं होगी बेंडिंग? नहीं 90 पे तो फिर बेंडिंग की बात ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो एंटर ही नहीं कर रही। हाँ मतलब 89 डिग्री है ना, 90 के जितना क्लोज है। ओके सर। ठीक है, कॉपी किया सबने? सर एक और हो सकता है। यस। हाँ बोलो। सर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हाँ जी, बट ये हमारे ना चैप्टर में अभी सिलेबस में है नहीं, है ना, ये 12th में आएगा कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स सर प्रिज्म में। डिफरेंटली। हाँ जी, सर यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज होती रहती है जब मीडियम नो चेंज सर, होता है। फ्रीक्वेंसी सेम हाँ रहती है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। गुड। यस। ठीक है, ये आगे प्रिज्म वाले में देखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है उसमें। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में देन यू विल सी दैट वॉयलेट रिफ्रैक्ट मोस्ट। ठीक है, विबग्योर का जो वॉयलेट है वो जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, एंड रेड रिफ्रैक्ट लीस्ट। बट ये मोस्ट एंड लीस्ट में ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट दैट माइनर डिफरेंस इज सफिशिएंट इनफ टू गिव द डिस्पर्जन, है ना, ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन है या फिर जो रेनबो इफेक्ट है, दैट इज बिकॉज ईच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट डिफरेंटली। हाँ जी, कॉपीड? यस सर। Yes, sir.
ओके 1 मिनट। सर आज जो आप रात को सोक्रेटिस पोस्ट करोगे वो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें? वो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स पर ही होगी बस, है ना? ओके सर। So maybe 15 or 20, but not tonight, है ना? Maybe tomorrow morning I'll make it. Okay. ओके सर। And SST का टेस्ट जो है that scheduled on Sunday, है ना? 3:30 to 4:30 है, MCQ फॉर्मेट में रहेगा। आप जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना? यही है ना चैप्टर का नाम? तो यस सर। उससे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे ना। अभी आई थिंक 80 क्वेश्चंस हैं, so 10 questions will be picked up from this Socrative and 750 new questions will be there. 1 hour का टेस्ट रहेगा, स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल में सॉल्व करना है आपको, ठीक है? और सॉक्रेटिव बेस्ड होगा। आई विल पोस्ट द पीडीएफ, और पीडीएफ पे आप सॉल्व करें, फिर सॉक्रेटिव में आंसर डालें। सोक्रेटिस में ऑप्शंस गिवन हो गए? हाँ जी, गिवन होंगे ऑप्शंस, ठीक है? देख लेते हैं कि लाइट भाई बेंड क्यों करती है, ठीक है? दिस फिनोमिना इज व्हाट इज प्रपोज्ड फिनोमिना दैट व्हाई लाइट बेंड्स, and this is widely accepted phenomena. Okay, this is the reason why light bends, ठीक है? they say कि light is a beam, है ना? light is number of rays together. तो ये जो नंबर ऑफ रेज है when they are entering, ठीक है, इस मीडियम में देखो, जब वो ऐसे करके एंटर कर रहे हैं, तो ये जो मीडियम है, पेवमेंट अगर हम लें, है ना, पेवमेंट पे जो है कार जो है वो फास्ट मूव करेगी, ऑन सैंड कार विल मूव स्लोली। तो जब कार स्लोली मूव कर रही है, तो व्हाट्स हैपनिंग इज कार का ये वाला जो व्हील है, इसकी स्पीड सबसे पहले रिड्यूस होगी, बाकी सबकी स्पीड मेंटेन हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट दिस व्हील्स आर मूविंग फास्टर, दिस इज मूविंग स्लोअर, इट विल हैव अ रोटेटरी इफेक्ट, है ना? एक रोटेशन वाला इफेक्ट आएगा यहाँ पर, and that rotatory effect is what is causing light to bend. तो कार की तरह जो है यहाँ पर जो हमारे these are rays are there, but all rays are interactive with each other. तो अगर एक रे जो है वो स्लो डाउन हो रही है, तो जो साथ में जो दूसरी रेज हैं, those are getting affected and they are having a rotatory motion. अगर यहाँ पर कार अगर स्किड करती है ना बेटा, फ्रॉम पेवमेंट टू अ गार्डन और पार्क में अगर स्किड करती है, तो वो कार जो वो स्ट्रेट नहीं जाती, इट ऑलवेज बेंड्स, ठीक है? वो टर्न कर जाती है, एंड दैट टर्निंग ऑफ कार एंड टर्निंग ऑफ दिस लाइट इज सेम फिनोमिना। सर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा नहीं समझ आया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप ये जो है ना, आप वहाँ पे गए हैं मॉल में, शॉपिंग मॉल में ना, शॉपिंग मॉल में ये वाला पार्ट है कंक्रीट है, और ये वाला पार्ट ग्रास का है। ऑफ कोर्स कंक्रीट पर जो है जो ट्रॉली है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगी, ग्रास पर स्लोली मूव करेगी, है ना? ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, इसका मतलब है व्हील्स जो है वो ज्यादा फास्ट रोटेट कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम कंक्रीट आप ट्राई करना, अगर कभी मॉल में जाते हो, वहां पर फैसिलिटीज आपको ऐसे दिखें जहां पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कुछ एरिया जो है वो कंक्रीट है, कुछ कारपेटेड एरिया है ना? उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं ग्रास की जगह पे। तो व्हेन यू आर मूविंग इट, अगर आप मान लो यहाँ पर मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जैसे ही ग्रास वाला पार्ट हिट हुआ, तो ये वाला जो पर्टिकुलर व्हील है, ये व्हील जो ये स्लो डाउन हो जाएगा ना, दिस हैज स्लो डाउन टू 8 मीटर पर सेकेंड। बाकी व्हील दे आर स्टिल मूविंग फास्ट, 10 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहे हैं, ठीक है? ये व्हील जो है अगर ये स्लो डाउन हो गया है, मान लो इसको अगर मैं रोक ही दूं, तो क्या होगा? ये यहाँ पर इस पॉइंट पर रुक गया है, बाकी व्हील जो है वो पुश कर रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, है ना? बट रोकने की जगह अगर मैं स्पीड कम की है, तब भी जो है ये कार्ट जो है, ट्रॉली जो है, ये रोटेट कर जाएगी, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया दिस विल रोटेट, ठीक है? तो जिस फिनोमिना से ये ट्रॉली रोटेट कर रही है, एग्जैक्टली उसी फिनोमिना में हमारी लाइट रेज जो है वो बेंड कर रही हैं, ठीक है? ट्रॉली की जगह पर अगर आप लाइट रेज देखना चाहें, तो दिस विल बी योर लाइट रेज, है ना? ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, दिस लाइट रेज वर गोइंग हियर लाइक दिस, एंड देन दे बेंड लाइक दिस, ये फिर ये बेंड हो गई। हाँ जी, समझ में आया बेटा? सर ये तो हमने असम्पशन किया है फिर। दोबारा बोलो, ये तो हमने
असम्पशन किया है कि ऐसा ही होता होगा लाइट के साथ। हाँ, दिस इज द बेस्ट थ्योरी विच इज बीइंग प्रपोज्ड। ठीक है, सर यानी ये मान रहे हैं कि वो आगे वाला पार्टिकल और पीछे वाला पार्टिकल एक तरह से कार की तरह है और वो हाँ, टर्न कर रहा है। assuming की जो रेज ऑफ लाइट है दे आर मूविंग एज अ बंडल ऑफ पैकेट। अगर एक रे ऑफ लाइट स्लो डाउन हो रही है तो वो बाकी रेज को अफेक्ट कर रही है। सर बोलो। तो स्पीड ऑफ लाइट को कॉम्पेंसेट करने के लिए बेंड होता है ना? स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करके बेंड हो रहा है, उसको कंपनसेट करने के लिए बेंड नहीं हो रहा है कुछ। ओके। एक तरीके से जो है ना, इट इज समथिंग लाइक कि आप दोस्त जो है वो हाथ पकड़कर भाग रहे हैं ना, चेन चेन खेलते हैं ना, तो उस चेन चेन में क्या हो रहा है, आप लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, सारे के सारे ऐसे भाग रहे हैं। अगर if this person is moving fast and this person is moving slow, येलो वाला स्लो हो गया है, ग्रीन वाला फास्ट मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये चेन सीधा तो जाएगी, साथ के साथ में बेंड वो रोटेट भी हो जाएगी। एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग है ना, ये चेन जब भाग रही है तो आप लोग पेवमेंट पर तो ज्यादा तेज भाग रहे हो, सभी सेम स्पीड पर है, बट पेवमेंट पर स्पीड इज मोर देन ग्रास। एज सुन एज यू गाइज हिट द ग्रास, ग्रास हिट होने पे क्या हो गया, ये वाला पर्सन जो है ये स्लो डाउन हो गया है और ये वाला पर्सन अभी भी फास्ट मूव कर रहा है। तो टिल दिस पर्सन कम्स टू द ग्रास, इसकी स्पीड ज्यादा है ना, ए वाले की स्पीड ज्यादा है डी से, सो इट इज बाउंड टू गेट बेंड। तो फाइनली जो है दिस विल गो लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग हो चुकी है, इस एंगल पर बेंडिंग हो गई है ऑलरेडी। सर ये एक्चुअली में तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं है बेटा ये। कि सर जो स्लो भाग रहा है वो सेंटर का काम कर रहा है उसमें। हाँ, तो ये इनर्शिया से रिलेटेड है ना, बाहर वाला जो है वो अपना इनर्शिया मेंटेन कर रहा है, अंदर वाला जो है वो स्लो डाउन हो गया है। ओके सर। सर अगर येलो वाला रुक गया तो सर्कुलर मोशन में मतलब वो एक सर्कल टाइप का बन जाएगा। हाँ जी, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सर्कल टाइप का पूरा बनने से पहले क्या होगा, अंगद कह नहीं रहा था, अंगद कह रहा था सर अगर वो नॉर्मल पे आ गया बेंड होकर, है ना, तो नॉर्मल पे कब आएगा, नॉर्मल पे तब आएगा जब ये येलो वाला यहाँ पर आते ही रुक गया। येलो वाला रुकते ही क्या होगा, ये वाले मूव कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पर रुकेगा, ये वाला यहाँ आकर रुक जाएगा, ये वाला यहाँ आकर रुक जाएगा, तभी ये नॉर्मल पे मूव कर सकते हैं। बट ये तो रुक ही गए, तो मूव ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो नॉर्मल पे करेंगे। ठीक है, बट दे हैव स्टॉप्ड ऑलरेडी, सो दिस इज व्हाट दे विल गो। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो चीज नॉर्मल पे कब जाएगी, जब उस पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ही वो नॉर्मल तक बेंड हो सकती है। इतनी बेंड की वो नॉर्मल पे जा रही है ओनली व्हेन वेलोसिटी विल बिकम जीरो। बट वेलोसिटी अगर जीरो ही हो गई तो फिर इसका मतलब है दैट्स नॉट मूविंग इन द मीडियम। सर अगर बहुत ज्यादा चेंज आए तो हो सकता है कि वो चेंज टूट ही जाए। बेटा ये सब थ्योरेटिकल उसमें है ना, रेज ऑफ लाइट को वैसे तो वो हिट होकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट जब बेंडिंग ऑफ लाइट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन दे आर टेकिंग की जो रेज ऑफ लाइट है वो आपस में अटैच्ड है, अदरवाइज दे आर नॉट अटैच्ड एट ऑल। आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट इज व्हाट, कैन यू फील द लाइट, आप फील नहीं कर सकते ना। कैन यू सी द लाइट मूविंग, यू कांट सी द लाइट मूविंग, इतना फास्ट मूव करती है, तो उसके बारे में टू डिकोड टू फाइंड इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है दिस आर बेस्ट गेस वर्क। जैसे अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, वी हैव नॉट सीन इट, है ना, दिस इज द बेस्ट प्रपोज्ड मॉडल। डेल्टन ने पहले जो मॉडल दिया था दैट वाज द बेस्ट मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड, है ना, दैट रिमेन्ड देयर फॉर सो मेनी इयर्स। फिर उसके बाद जो है पुडिंग मॉडल दिया गया, दैट रिमेन्स वैलिड फॉर सो मेनी इयर्स।
फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, फिर नील बोर ने मॉडल दिया। सर अब तो वो प्रोटॉन के अंदर भी सर कॉर्ड्स होते हैं, है ना? हाँ, जैसे क्वार्क्स आर देयर। अब तो दे आर सेइंग कि वो आइंस्टाइन की थ्योरी भी गलत है ना? हाँ, और सर स्ट्रिंग थ्योरी कि सर कॉर्ड्स के अंदर स्ट्रिंग्स ऑफ टाइप मटेरियल होते हैं। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन भी अब गलत हो रहे हैं। पहले जो बोल रहे थे लाइट जो शोज वेव एंड मैटर, है ना, दोनों दिखाती है। नाउ दे आर सेइंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड शोज वेव एंड मैटर बिहेवियर। ठीक है, तो इट्स थिंग इज कि आपका मास इतना ज्यादा है कि आपका जो वेव पैटर्न है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट पर स्मॉल है, बट एवरीथिंग इज शोइंग मैटर एंड वेव बिहेवियर। चलो जी, इस पे नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर जो है वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम है तो बेंडिंग थोड़ी कम होगी। और ये चीज ध्यान रखें कि अगर मीडियम ए और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। अगर बी की डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट जो है वो दैट विल बेंड, ये सीधा जा रहा था, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बी की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, बी डेंसिटी इज मोर देन ए। इफ ए डेंसिटी इज मोर देन बी देन लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? दिस इज ए डेंसिटी इज मोर देन बी। डन। सर एक बार ऑप्टिकल मीडियम फिर से समझा दीजिए। बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट से लिंक्ड है वो। किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ऑप्टिकली डेंस है, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मोर है, देन इट्स ऑप्टिकली लेस डेंस। तो सर वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर करके बोलता है? हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो इट इज बोथ वेज। ऑप्टिकली डेंस में स्पीड कम होगी, किसी मीडियम में अगर स्पीड कम है तो उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। ओके सर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, 2 लॉज आर देयर। दिस इज फर्स्ट वन सेम एज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लें। हाँ जी, डन। Sir, do you have to draw the diagram too? नहीं, डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, और उसी के बेस पर जो है काफी क्वेश्चंस भी हैं हमारे सिलेबस में। जो है सेकेंड लॉ, अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं सेकेंड लॉ से रिलेटेड, है ना? सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, इससे रिलेटेड टॉकिंग। सर सेकंड लॉ क्या है? हाँ जी, आई एम टेलिंग यू। सो इन सेकेंड लॉ इट इज सेइंग दैट इफ द मीडियम्स आर फिक्स्ड, है ना, अगर मैंने बेटा ये मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर मैंने फिक्स किया है तो मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? बाय सेइंग दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का साइन है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कांस्टेंट। ये बेटा कांस्टेंट है, लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ सुन लो पहले। इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब है? व्हेन द मीडियम्स आर सेम। अगर मीडियम सेम है और लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज देयर, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो अगर हम पास कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव
अगर मैंने ये लाइट ऐसे पास की तो ये हमारा आई हो गया, कैपिटल आई, और ये हमारा जो है वो कैपिटल आर हो गया, है ना। तो आई कैन से दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. Why? Because this ratio is constant. Sin I upon sin R, this ratio is constant. ये समझ में आ रहा है? तो मीडियम सेम होने का क्या मतलब है? मीडियम सेम होने का मतलब है कि अगर मैंने इसको एयर लिया बेटा, इसको वाटर लिया, है ना, अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंटली जो है मैं फाइंड करूंगा कि भाई अगर मैंने ये एंगल 30 डिग्रीज लिया और या फिर 45 डिग्रीज लिया, लेट्स से दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये तो हमारा स्ट्रेट जा रही थी बट ये रिफ्लेक्ट होगी, सो दिस इज व्हाट इट हैज रिफ्लेक्टेड. ये एंगल जो है ये कितना एंगल आ रहा है, ठीक है. नाउ आई नो दैट दिस साइन आई अपॉन साइन आर, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, दिस वैल्यू इज नाउ फिक्स्ड. ये हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है. अब कोई भी और एंगल पे अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे फाइंड करना है कि 60 डिग्री पर ये कितना बेंड होगा, भाई ये एंगल अगर मैं 60 डिग्री करूं तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो मैं इसको यहाँ पर वैल्यू को इक्वल करूंगा. आई विल से दिस इज साइन 60 अपॉन साइन आर एंड देन आई विल इक्वेट इट. ये वैल्यूज तो मुझे टेबल से ही मिल जाएंगी, है ना, और नहीं तो साइन की वैल्यूज आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड कर लें. देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर कि कितना रिफ्रैक्शन होगा. तो 3 एंगल दे रहेंगे, 3 एंगल्स जो है, इसलिए वो मतलब जो दिए रहेंगे आप बोल रहे हैं, तो उसमें बेटा ये जो रेशो है ना, इस रेशो का एक पर्टिकुलर नाम दिया है. भाई ये रेशो तो फिक्स रहेगी ना, ये रेशो आप किस लिए काउंट कर रहे हैं, ये रेशो पहले ही उन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई है. इस रेशो को जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट होता है. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कि जब आप वाटर में जा रहे हैं एयर से, है ना, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, मतलब ये जो रेशियो होगी वो 1.33 होगी. नाउ यू फाइंड आउट. तो वो 3 एंगल्स की जरूरत ही नहीं है, अब आपको एक एंगल चाहिए, है ना. यू विल से साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो 1.33 के इक्वल होगा. तो अभी सिर्फ एयर से वाटर में ही आएंगे? हाँ जी, तो सिर्फ एयर से वाटर वाला ही है ना ये, और किसी में मतलब और किसी मीडियम में नहीं हो? नहीं, और नहीं, सभी मीडियम में बेटा अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना. मैं आपको बताता हूँ, है ना, फिर से बताता हूँ, डोंट वरी. पहले आप एक बार काम करो, इसको नोट कर लें, है ना, इसको नोट कर लें, देन आई विल टेल यू इन डिटेल. चैप्टर में है ही 2 चीजें, एक ये स्नेल लॉ है और एक लेंस है. तो वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस स्नेल्स लॉ. पूरा नोट करना है, पूरा नोट करना है, एक एक वर्ड, और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है पूरे चैप्टर का. लेकिन सीबीएसई ने ना पूरी प्लानिंग्स जो है ना वो उल्टी पुल्टी कर दी है. नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक हमने पहले कर लिया है, तो दे हैव पुट देम इन टर्म 2.
स्कूल में टीचर्स भी परेशान हो गई होंगी। यस सर, मैम ने अभी चैप्टर हुआ था। हाँ क्या कह रहे हैं घर? खत्म करवा दिया था उसके सर, बाद अभी लाइट चालू किया है क्योंकि मैम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराने वाली थी। ओके सर मैं तो पहला चैप्टर यही शुरू हुआ था, लाइट ही हुआ था। ओके यस सर ह्यूमन आई से आई डिलीट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इज डिलीटेड। सर फिर उसमें बचा क्या अगर आई स्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया? कलरफुल वर्ल्ड इज लेफ्ट। पूरे चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसे है ना, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यस सर। कुछ मतलब सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों की वो स्टोरी बुक का चैप्टर है, बट इंटरेस्टिंग है हाउ आई वर्क है ना। आई विल डेफिनेटली टेक द चैप्टर। 8 में पढ़े थे। हाँ जी, जो 8th में थे तो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल है ना। So when I will take it with class 8, I'll invite you to attend, है ना, that way it will be good. चलो जी, कॉपी किया सबने? Yes, sir. Just one. Please wait. Okay. Sir, please wait. Okay, okay. सर लेकिन अगर हम आई के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजी का चैप्टर नहीं हो गया? सर वो तो बायो का ही चैप्टर है मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, सेंसेस है सर, फिजिक्स का। साउंड में आप पढ़ते हो ना, ईयर्स कैसे काम करते हैं। सर इसमें फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो मैं बता देता हूँ भाई, हो गया सपने? यस सर। 2 मिनट। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दिस वर्ड विल बी यूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक लाइट रे आई। अब ये लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन में आगे बेंड होने वाली है, ठीक है। अब ये कितना बेंड होगी है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन द मीडियम डेंसिटी। वो मीडियम पे डिपेंड करेगा ना कि कितना बेंड होगी। ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ द लाइट, की लाइट का कलर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगी। हमने ऊपर किए थे ना 3 पॉइंट्स, बेंडिंग ऑफ द लाइट विल डिपेंड अपॉन, ठीक है। यस सर। अब ये जो बेंडिंग है, ये कितनी बेंडिंग होगी, तो उसको डिनोट करने के लिए कि भाई बेंडिंग ज्यादा होगी कम होगी क्या होगा, तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो उस ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए एक दे वांटेड सम इंडिकेटर भाई। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इसकी ज्यादा है, दे वांट टू से कि भाई वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो दिस है ना, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी इज दिस एंड डायमंड की इज दिस, सो वी कैन जस्ट कंपेयर इट। So instead of taking optical density, they compared, उस comparison के लिए they have given the word refractive index। उन्होंने कौन सा word दिया है? Refractive index। Refractive index को आप ऐसे लें, it's an indicator to tell you कि light कितनी bend होगी। Refractive index अगर 1 है तो light bend नहीं होगी। Refractive index अगर 1.5 है तो light जो है वो 1.5 मतलब रेशियो में बेंड हो रही है। कौन सी रेशियो है? साइन आई अपॉन साइन आर। दिस रेशियो इज नथिंग बट 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो दैट मींस साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज 2 फॉर दैट पर्टिकुलर व्हाट, 2 मीडियम्स जिनके बीच में ये लेयर है जिस जहां पर ये बेंडिंग हो रही है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर लाइट कलर। उस पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर लाइट कलर अगर उस पर्टिकुलर मीडियम से पास करेगी, है ना। देखो अगर मैंने इस मीडियम को बोला वाटर, वाटर एंड इस मीडियम को बोला ग्लास, ठीक है,
तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ ग्लास with respect to water this is 1.2। इसका मतलब है लाइट जो है वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर ये 0.9 होता मान लो, तो इसका मतलब है कि दूसरा मीडियम जो है वो लेस डेंसर है, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो जो मतलब टर्म है टू फाइंड आउट कि लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कम होगी, ज्यादा होगी बेंड, उस टर्म के लिए दे हैव डिस्कवर्ड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस विल डिपेंड अपॉन द मीडियम। अगर यहाँ वाटर की जगह मैंने ग्लास रख दिया तो ग्लास से ग्लास में लाइट जा रही है, कितना बेंड होगी? बेंड होगी ही नहीं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन विल बी सेम, तो 1। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 1। दैट मींस देयर इज नो बेंडिंग एट ऑल। सर लेकिन अगर जो दूसरा मीडियम है वो लेस डेंसर हो तो फिर तो वो 1 से भी कम हो सकता है हाँ, ना? फिर वो 1 से ज्यादा हो जाएगी। मैं अभी उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करूंगा, है ना। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ, तो उसका क्या मीनिंग है, और उस केस में जो है इट कैन हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ 1। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें बता रहा है कि लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, कम है, ज्यादा बेंड होगी, उस चीज को बता रहा है वो हमें। तो ये लाइट जो है अगर ये सीधा जा रही है, बेटा इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। और अगर ये लाइट ऐसे जा रही है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। और लाइट अगर ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसको अगर मैंने बेटा 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। छोटा छोटा लिखना है उसको। सर अगर मैं अगर कोई चाहे कि वो के दो मीडियम का कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लगाना चाहता और फिर वो एक ही मीडियम का चाहता है तो वो नहीं हो सकता क्या? हाँ, बहुत सही पकड़े हो, देख लेते हैं, है ना। ये कॉपी किया आपने? क्या पूछा उसने? वो कह रहे हैं कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर हम आपस में ही कंपेयर कर करके करेंगे, अगर 10 ऑब्जेक्ट है ना, तो 10 ऑब्जेक्ट के आप पेयर्स बनाएंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे? 45 पेयर बन जाएंगे। फिर उन पेयर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं तो कोई तुक नहीं बना। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन्ड हो, कि इस मीडियम का ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो हमें पता चल जाए कि लाइट किस में ज्यादा बेंड होने वाली है। नोट क्या करना है इसमें? बेटा ये डायग्राम। अच्छा, ठीक है, ओके। That term is absolute refractive index is refractive index when medium 1 is vacuum. It is also called refractive index. ठीक है, देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी आपको, है ना। When I am saying absolute refractive index of glass, that thing is same as refractive
index of glass, that is same as refractive index of glass with respect to vacuum. बस हम वो वैक्यूम वाला जो है वो लिखते नहीं है. अगर कहीं पर आपको n ग्लास मिला है, n ग्लास का मतलब है n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है, तो वैक्यूम के अगेंस्ट जो है वो सभी का डाटा निकाला गया है और उसको जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम माना गया है. ठीक है, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट क्लास में दिस लॉ 2 आई विल स्टार्ट अगेन एंड वी विल सी अ इंटरेस्टिंग फिनोमिना जहां पर ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज आल्सो वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum, that's denoted by C, upon velocity of light in glass. Velocity of light in glass, ये इसके इक्वल भी है भाई, वेलोसिटी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. C का मतलब है वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. लिखना है क्या ये n What I ग्लास am वाला? getting is sin I upon sin R is velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. है ना, कुछ ज़्यादा ही गुज हो गया है. मतलब इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा जो है ना अनटेंगल करेंगे एंड वी विल सी कि ये है क्या चीज़. चलो जी, लेट्स सर WRT क्या है? विद रिस्पेक्ट टू. सर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था सर लास्ट बोर्ड्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 2.42 कमेंट. भाई ये शोर किसका आ रहा है? केशव दोबारा बोलो आप. सर लास्ट बोर्ड में सर इस पे क्वेश्चन आया था सर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 2.42 कमेंट. 2.42 कमेंट सर, बस यही क्वेश्चन था. कमेंट. 2.42 अच्छा कमेंट है ना सर वो बहुत कंफ्यूजिंग था. ना सर वो रिफ्रैक्टिव समझ नहीं आया था सर, उसके बाद जब वो 2.42 एक्सप्लेनेशन दिस देखा इज तो समझ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम. अगर देखो, अगर मुझे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पर है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. अगर मुझे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. तो वैक्यूम हमारा मीडियम 1 है, ग्लास मीडियम 2 है. तो दिस इज वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास. ठीक है, तो पहली लाइन तो आप ये लिखेंगे वहां पर, है ना. एंड देन यू विल से दैट वेलोसिटी इन ग्लास, इसका मतलब है वेलोसिटी इन ग्लास इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम. ठीक है, डायमंड है तो डायमंड लिख लें आप यहाँ पर. ओके सर. तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो बस ये डायरेक्ट बोल रहा है आपको कि फॉर्मूले में डाल के बता दें क्या है इसका. सर वहां पर बस कमेंट लिखा था तो समझ नहीं आया करना क्या है. ओके, रिकॉर्डिंग भेज देना है, एंड में थोड़ा कंफ्यूजन होगा. एंड वाला आप थोड़ा इग्नोर मारें, नेक्स्ट क्लास में आई टेक अप. Excuse me, sir. Can you please scroll up? हाँ जी सर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वाला. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो लीव कर ले. सर C का क्या मतलब है? C by velocity of light in glass. C is velocity in vacuum. गर्भ आई मिस्ड इट कंप्लीटली है ना. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं. माय अदर क्लास इज शेड्यूल्ड.
तो मेरे को एक रिमाइंड जरूर कराना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और जरूरी है टू नो इट. Okay, sir. No problem. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sir, sir. bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Welcome.